मैं भारत को भारत की मान्यताओं के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं और उसी काम की कोशिश में लगा हूं। नमस्कार दोस्तों, बीस नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह सीता राजपूत। अगर किसी व्यक्ति को नौकरी की ज़रूरत और वो किसी राज्य की स्कूल में जाकर के नौकरी मांगे जिसकी क्वालिफिकेशन ना हो, तो उसे सबसे पहले पूछा जाएगा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या हो। वो कहे कि मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, तो उसको नौकरी चपरासी की नहीं मिलेगी। जब क्वालिफिकेशन मिनिमम क्वालिफिकेशन के अभाव में अगर स्कूल में चपरासी की नौकरी नहीं मिल सकती है, तो इस देश के अंदर ये जो अनपढ़ लोग हैं, जो कभी स्कूल भी नहीं गए, वो मुख्यमंत्री और मंत्री और एमएलए सांसद कैसे बन जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, जब एक मिनिमम शिक्षा के अभाव में अगर किसी को स्कूल में चपरासी की नौकरी नहीं मिल सकती है, तो फिर ये नेता और ये मंत्री क्यों बनते हैं, कैसे बन जाते हैं। ऐसी विडंबना है हमारे देश की। ऐसे ऐसे लोग हैं जिसने कभी हाथ में हल को पकड़ कर भी नहीं देखा। ऐसे ऐसे लोग हमारे देश के अंदर कृषि मंत्री रहे हैं। ऐसे लोग जो कभी स्कूल के सामने से भी नहीं गुजरे, ऐसे ऐसे लोग कई सालों तक इस देश के शिक्षा मंत्री रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग जिसको विज्ञान और साइंस की तकनीक का अंतर का नहीं पता, वो साइंस और टेक्नोलॉजी का मंत्री बनकर के बैठा हुआ है। ऐसे ऐसे नेता जिन्होंने कभी चाय की दुकान भी नहीं चलाई हो, चाय भी नहीं बेची हो दुकान बना करके, ऐसे ऐसे लोग वाणिज्य मंत्री रहे हैं। और ऐसे ऐसे नेता जिनको कुछ भी नहीं पता, वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बने। बड़ी विडंबना हमारे देश की है। किसी ने किसी नेता के जूते पॉलिश कर दिए, किसी ने किसी नेता के कपड़े प्रेस करवा दिए, या किसी ने किसी नेता के घर में खाना बना दिया। तो ऐसे ऐसे लोग राष्ट्रपति के पद तक गए हैं। एक अनपढ़ आदमी राष्ट्रपति तो बन जाता है, मगर एक स्कूल का चपरासी नहीं बन सकता। अगर मान लो वो मिनिमम एजुकेशन के अभाव में अगर कोई व्यक्ति चपरासी नहीं बन सकता स्कूल में, और वो व्यक्ति अगर राजनीति में आकर के जीत में उसी राज्य का मुख्यमंत्री बनकर आ जाए, तो क्या करोगे। क्योंकि ऐसा हमारे देश में होता है। नौकरी के लिए मिनिमम एजुकेशन चाहिए होती है, मगर राजनीति के लिए, नेता बनने के लिए, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई एजुकेशन नहीं चाहिए होती है। ये हमारा देश का हाल है। हमारे देश के क्रांतिवीरों के परिवारों का इतना बुरा हाल है। तात्या टोपे का मैंने एक बार राजीव भाई दीक्षित जी के मुंह से सुना था कि कानपुर के रेलवे स्टेशन के ऊपर तात्या टोपे के परिवार के लोग चाय बेच करके अपना गुजर बसर करते हैं। कितने डूब मरने की बात है। क्या तात्या टोपे को पता था कि मैं जो अपनी जवानी को जो खपा रहा हूं इस देश के लिए, इस क्रांति के लिए, देश की आज़ादी के लिए, तो क्या देश आज़ाद होने के बाद मेरा परिवार इस कंडीशन में होगा। मेरे परिवार को चाय बेच करके गुजारा करना पड़ेगा। और जो गद्दार हैं, जिन्होंने तात्या टोपे के गुप्त छुपे हुए जगह का पता अंग्रेजों को बताया और उनको मरवाया, ऐसे ऐसे परिवार इस देश के लोग, ऐसे ऐसे परिवारों के लोग इस देश में दो दो बार, तीन तीन बार मुख्यमंत्री रहे हैं। जिस व्यक्ति ने, जिस परिवार ने लक्ष्मी महारानी लक्ष्मीबाई को मरवाया, उस परिवार के लोग इस देश की सरकारों में केंद्रीय मंत्री रहे हैं। कई कई साल तक केंद्रीय मंत्री रहे हैं। क्या हमारे क्रांतिवीरों ने यही सपना देखा था? क्या इन्होंने इसीलिए अपनी जान गंवाई थी? चंद्रशेखर आजाद बहुत गरीब घर से था, और गरीबी के कारण वो घर छोड़ करके भाग गया था, और घर छोड़ के भाग गया, फिर वो वाराणसी चला गया और वो क्रांतिकारियों के दल में मिल गया। और जब क्रांतिकारियों के दल में चंद्रशेखर मिला, तो कुछ दिन बाद ही काकोरी कांड हुआ था। उत्तर प्रदेश लखनऊ के पास में काकोरी है, काकोरी कांड हुआ था, और वहाँ पे खजाने को लूट लिया था क्रांतिकारियों ने। तो उसमें उनके पास कुछ, चंद्रशेखर के पास पैसे आ गए थे। जब उनके पास पैसे आए तो उसके माता पिता बहुत गरीब थे। उसके माता पिता ने चंद्रशेखर को एक समाचार भिजवाया कि बेटा, जो ये लूट हुई इसमें आपके पास कुछ, तुम्हारे पास कुछ पैसे आए हैं, अगर कुछ पैसे हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी ठीक हो जाए, हमारी दशा ठीक हो जाए। उसके बाद चंद्रशेखर मिलने के लिए अपने माँ बाप के पास गया।
और उसने वहाँ पर जाके जो जवाब दिया वो सुनकर आप हैरान हो जाओगे। चंद्रशेखर ने अपनी माँ बाप से कहा कि मेरे इस रिवॉल्वर में 2 गोलियां हैं, मेरे पास पैसा तो नहीं है, मैं 2 गोलियां दे सकता हूं। क्या इरादा रहा होगा चंद्रशेखर का, क्या इरादा रहा होगा तात्या टोपे का, जिसने अपनी पूरी जवानी खपा दी देश की आज़ादी के लिए? क्या इरादा रहा होगा महारानी लक्ष्मीबाई का? आज हमारा देश कहां से कहां पहुंच गया। उस वक्त अंग्रेजों को निकालने के लिए जो क्रांति की थी, अब इन काले अंग्रेजों को निकालने के लिए भी ऐसा ही कुछ काम करना पड़ेगा, ऐसा ही कुछ अभियान चलाना पड़ेगा, ऐसी ही एक देश में क्रांति करनी होगी जिससे ये अंग्रेजों से सत्ता लेकर जो ये काले अंग्रेज जो देश को लूटने के लिए बैठे हुए हैं, इनको इसी प्रकार से धक्का मार करके यहाँ से निकालना पड़ेगा और सत्ता से भगाना पड़ेगा। अभी आप लोग सवाल करेंगे कि ये इतने सारे नेता इतने मजबूत पावरफुल हैं, सत्ता में जमकर बैठे हैं सदियों से, इनको कैसे निकालोगे? क्योंकि इनके हाथ में पावर है, सत्ता है, निकल सकता है। क्योंकि इस देश में एक लोकतंत्र नाम की एक ऐसा तंत्र है, एक ऐसा सिस्टम है लोकतंत्र नाम का, जो सत्ता जो बहुमत के बल पर काबिज होता है सत्ता के अंदर। अगर आज इन लोगों के पास जो सत्ता का जो बहुमत है इन लोगों के पास में, अगर वही बहुमत अगर जनता जनार्दन अगर इकट्ठी हो जाए तो इस सत्ता से इनको हटाया जा सकता है। जब जनता के बहुमत से इनको सत्ता पर बैठाया जा सकता है तो जनता के बहुमत से अगर जनता खिलाफत करे एक साथ एकजुट होकर के इनको हटाया भी जा सकता है, इनको भगाया भी जा सकता है। लेकिन ये होगा तब पूरी जनता, इनकी जितना पावर है, इनकी शक्ति है, क्योंकि इन सारी जितनी भी 40, 45, 48 जो पार्टियां हैं, इन सब की जो पावर पूरी लगभग बताते हैं कि 4 करोड़ के आसपास जो है इनका संगठन में सारे लोग हैं, सभी पार्टियों को मिलाकर के। और इसी प्रकार से अगर कोई क्रांति दोबारा से अगर कोई इस देश में होती है और उस क्रांति में 5,000 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं तो इनको हटाना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। आज क्या हो रहा है कि पढ़े लिखे लोगों के ऊपर, समझदारों लोगों के ऊपर मूर्ख लोग, अनपढ़ लोग राज कर रहे हैं। और हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, जहाँ समझदार लोगों पे, जहाँ पे मूर्ख लोग राज करें वहाँ पतन होना निश्चित है। तो आज हमारे देश में वही हो रहा है। देश के पढ़े लिखे लोगों के ऊपर, समझदार लोगों के ऊपर, काबिल लोगों के ऊपर ये अनपढ़ जाहिल गुंडे, चोर, लुच्चे, लफंगे राज कर रहे हैं। और इसलिए देश की ना गरीबी मिट रही है, ना बेरोजगारी मिट रही है, ना भूखमरी मिट रही है। हमारे क्रांतिकारियों का सपना क्या यही था? हमारे क्रांतिकारियों ने अपनी जानें गंवा दी, अपनी जिंदगी तबाह कर दी देश की आज़ादी के लिए। उनका सपना ये नहीं था। अगर उनको ये पता होता कि देश आज़ाद होने के बाद में हमारा देश यहाँ पर पहुँच जाएगा, इस कंडीशन में आ जाएगा, तो शायद वो अपनी शहादत नहीं देते। तो मेरा मकसद, मैं जिस काम में लगा हूँ, मेरा मकसद सिर्फ यही है कि हमारे शहीदों के सपनों का भारत बनाना। हमारे शहीदों का सपना था भारत से बेरोजगारी को मिटाना, भूखमरी को मिटाना, गरीब को मिटाना, भ्रष्टाचार को मिटाना, काले धन को वापस लाना, गुंडा मवालियों को राजनीति से बाहर करना, गुंडा राज से बाहर करना, कानूनी अंग्रेजी कानून को बाहर करना, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को देश से बाहर करना, अंग्रेजी शासन व्यवस्था को देश से बाहर करना, अंग्रेजों की दी हुई कर व्यवस्था को देश से बाहर करना। ये हमारे शहीदों का, क्रांतिवीर जो शहीद थे, उनका ही सपना था। और उन्हीं का सपना पूरा करने के लिए मैं अपने लेवल पे ये मुहिम चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मेरे भाइयों को जो राष्ट्र प्रेमी हैं, जितने भी देश के अंदर जो देश प्रेमी हैं, उनको लगेगा कि हमको ये सब काम करना चाहिए, तो मेरे साथ सभी लोग, खास करके युवा वर्ग, क्योंकि क्रांति तब आती है जब युवा जुड़ता है किसी संगठन में, और जिस संगठन में युवा जुड़ जाता है 5-7 करोड़, तो निश्चित है कि जो मकसद उस क्रांति का है वो हल हो जाता है। तो मैं भी देश के युवाओं से ये अपील करता हूँ, अगर वाकई में देश को शहीदों का देश बनाना चाहते हैं, हमारे क्रांतिकारी शहीदों का सपना पूरा करना चाहते हैं देश के युवा और देश की युवा युवतियाँ,
देश के पढ़े लिखे छात्र छात्राएं, तो मेरे साथ मिलकर के इस आह्वान में मेरा साथ दें और इस भ्रष्टाचार को मिटाने में, इस भुखमरी को मिटाने में, इस बेरोजगारी को मिटाने में, इस आंदोलन के तहत, इस अभियान के तहत मेरे से मिलकर, मेरे साथ मिलकर के एकजुट होकर के मेरा सहयोग करें, ताकि हम आज़ादी के उन क्रांतिवीर शहीदों का सपना पूरा कर सकें। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। जब तक मेरा वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।